Good morning, student. After learn about chapter first in history, we learn chapter 2, administrative structure, policies and impact of British rule. In this chapter, we have learned about the administrative structure, जो प्रशासनिक संरचना थी, कौन यहाँ का प्रमुख हुआ करता था हमारे देश का आज़ादी के पहले, और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या नीतियाँ थी, और जो ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके शासन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ में ड्यूल रूल पॉलिसी जो कि बंगाल में लागू हुई थी उसके बारे में, कौन कौन से एक्ट इस समय लागू हुए थे, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या थी और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे, साथ में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर उनके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईयर 1600 में, सन 1600 में हमारे भारत देश में आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने हमारे जो फ्रेंच कंपनी थी उनको तो वापस भगा दिया था कर्नाटक युद्ध के बाद में। फिर उसके बाद में द कंपनी जो है उसने अपनी सुपरमेसी के लिए, यानी कि अपने बढ़ावे के लिए, अपने को बिल्कुल अच्छा प्रूफ करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुग़ल एम्पायर जो है जहाँ पर प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध हुए थे, यहाँ पर भी अपनी सुपरमेसी उन्होंने स्थापित की। फिर कंपनी को बहुत सारे यहाँ पर अधिकार मिल गए थे, जैसे दीवानी राइट जो कि बंगाल में था, बिहार और उड़ीसा में था, साथ जो कि बिहार और उड़ीसा में इलाहाबाद की संधि, इन्होंने इलाहाबाद संधि यहाँ पर प्रस्तावित थी। फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर व्यावसायिक से, नाउ दे आर बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स, अब ये यहाँ पर हमारे भारत देश में प्रशासक बन गए थे, एक व्यापारी ना होकर के अब ये प्रशासक बन गए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ विरोध हुआ, जिसमें मराठाओं ने विरोध किया, मैसूर युद्ध हुआ, तो यहाँ पर सेंट्रल मध्य इंडिया जो भारत देश है यहाँ पर कुछ इसका विरोध हुआ, जिसके कारण कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं, कुछ अधिकार जो हैं उन्होंने अपने उसको क्षेत्र को विस्तृत किया। लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने आई थी कि 1857 में पूरे देश में जो है वो, पूरा देश जो है वो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके गुलाम हो गया था, उसके नियंत्रण में आ चुका था। और इसका एक यहाँ की जो इसका प्रमुख एक कारण था यहाँ की राजनीतिक स्थिति, द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। अनस्टेबल यानी कि स्थायी नहीं थी यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था, सब अपना अपना भर देखा करते थे, कोई एक पूरे देश के लिए एक प्रमुख मुखिया नहीं था, जिसके कारण यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी, फूट डालो शासन करो वाली जो नीति थी यहाँ पर थी, जिसके कारण इसका फ़ायदा जो है वो अंग्रेज़ों ने उठाया था और वो अपना स्थायित्व यहाँ पर जमाने में सफल हुए थे। लेकिन जो यहाँ इस कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो बिजनेसमैन जो थे, वो वहाँ पर तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री रिक्वायर्ड टू रन, वो भी स्वयं को लड़ने लगते थे कि नहीं हमारा मानना सही होगा, हमारा मानना सही होगा। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत लालची, ग्रीडी, दे आर ग्रीडी, डिसऑनेस्ट, लैक ऑफ विजन, प्रॉपर एजुकेशन, उनमें मतलब लालचीपन था, साथ में वो बेईमान थे, उन्होंने उनमें एक सही शिक्षा नहीं थी, जिसके कारण उनका सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लूटना, अधिक से अधिक कमाना और अपना मतलब अपनी जो लाभ कमाने की जो नीति है उसको सफल करना। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं ड्यूल रूल पॉलिसी इन बंगाल। जो बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद में इंग्लिश कंपनी जो है वो उसने इलाहाबाद के साथ में एक संधि पारित की थी। ट्रीटी यानी होता है संधि, दो लोगों के आपसी बीच में समझौता। तो यहाँ पर इंग्लिश और इलाहाबाद जो नवाब था, बंगाल का नवाब, उनके साथ में यहाँ पर इलाहाबाद में एक संधि हुई थी जो कि मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ में हुई थी। उन्होंने अपने पूरे दीवानी के राइट बंगाल
बिहार और उड़ीसा के, वो किसको दे दिए थे? कंपनी को दे दिए थे। विद दिस राइट्स द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल। इसीलिए जो कंपनी है वही बंगाल के जितनी भी लगान हुआ करती थी, जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पर लगान मतलब लगाया गया था, वो पूरा कौन कलेक्ट करता था? कंपनी इस रेवेन्यू, इस लगान को कलेक्ट करती थी, उस पर उसका नियंत्रण था। लेकिन राजा कौन था? बंगाल का नवाब निजामुद्दौला। और उसके बाद में निजामत का काम तो उसके अधिकार थे ही थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी जो है वो उसका पूरा अधिकार यहाँ के राजकोष और सेना पर थी। तो इस प्रकार एक तरीके से एक ही राज्य में दो लोगों का शासन चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर था, और वो बहुत अच्छे से जानता था कि कंपनी को इतने में पर्याप्त इसका नहीं है, दीवानी राइट जो है वो पूरे नहीं है, निजामत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दीवानी का जो अधिकार है वो इतना पर्याप्त नहीं है। क्लाइव जो था वो डिप्लोमेटिक था, सो उसने निजामत को जो है वो नवाब ऑफ बंगाल से हटा दिया। निजामत के लिए जो बंगाल का नवाब था उसको निजामत से हटा दिया और दीवानी राइट खुद अपने हाथ में रख लिया। निजामत का मतलब होता है शासन करना, शांति और सुरक्षा के लिए बाहरी जो सेनाएं हैं उसकी उनको मेंटेन करना, उनकी व्यवस्था करना। राज्य में अगर कोई शासन कर रहा है तो राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जो अधिकार थे, उसकी संरक्षा के जो अधिकार थे वो निजामत कहलाता था। फौजदारी का काम भी, तो नवाब के पास में सिर्फ एक नाम भर रह गया था, बाकी काम कुछ नहीं था। काम कौन करती थी? कंपनी करती थी। इस प्रकार एक ही जगह पर दो लोगों का शासन था, जिसे हम ड्यूल रूल पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे जो है ये जो ट्रेजरी पर और जो पूरा लगान वगैरह जो कलेक्शन का काम था इस कंपनी के पास में, तो कंपनी ने अपनी पावर बढ़ गई थी, जिसके कारण कंपनी जो है वो जो बंगाल की जो शक्तियाँ हैं वो दो चीज़ों में विभाजित हो गई थी, कंपनी और नवाब में, और यही पूरा सिस्टम क्या कहलाया? ड्यूल रूल सिस्टम कहलाया। अब इस ड्यूल रूल सिस्टम की क्या डीमेरिट्स यानी कि क्या नुकसान थे? तो क्या नुकसान थे भी इसके, क्या हो सकते हैं आप बताइए? कि यदि आपके घर में दो लोग अपना अपना शासन चलाए तो क्या ये सही होगा? तो शायद ये सही नहीं होगा। द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल ले इन कंपनीज हैंड, बट इन रियलिटी इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज। नाम के लिए भर शासन था किसका? नवाब का, बट चलती किसकी थी? कंपनी की। नवाब वॉज द रूलर ऑफ बंगाल, बट हिज एक्सचेकर वॉज एम्प्टी एंड ही वॉज पावरलेस। वो शक्तिहीन था, नाम तो ज़रूर था लेकिन वो शक्तिहीन था। द कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी। कंपनी इसके लिए किसी भी सुरक्षा के लिए, किसी भी शासन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। किसको छोड़ करके? ट्रेजरी और आर्मी। ट्रेजरी यानी कि राजकोष और आर्मी यानी कि सेना, इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके कंपनी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली द ड्यूल रूल ऑफ बंगाल क्रिएटेड चोस इन द स्टेट, और जिसके कारण धीरे धीरे ये जो द्विशासन प्रणाली जो है इसका विरोध होने लगा, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान भी हुआ बंगाल को, किसानी में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय में, और जो आम आदमी जो है वो कंपनी का सिर्फ एट्रोसिएटेड बन के रह गया था। और यहाँ पर पूरे बंगाल में विरोध फैल गया। वॉरेन हास्टिंग जो बंगाल का गवर्नर नया नियुक्त किया गया, कब? 1772 में। इसके बाद में यहाँ पर जो हेस्टिंग है उसने ड्यूल रूल सिस्टम को हटाया और पूरे जो निजामत और दीवानी के जो अधिकार है वो खुद अपने हाथ में ले लिया। नवाब बंगाल हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट गेटिंग पेंशन। अब उसको सिर्फ नाम की पेंशन भर मिला करती थी, अब वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट। ईयर 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक स्वतंत्र व्यावसायिक संस्था बन चुकी थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेज करते थे इस पूरी कंपनी के कार्य को, और कमेटी जो है अपॉइंट की गई थी। स्टाफ डिसमिस्ड टू द स्टाफ ऑफ द कंपनी
द कमेटी अपॉइंटेड, वही जो कंपनी है वही लोगों को वहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त करती थी और वहाँ उन्हीं को वो अपने हिसाब से संस्था से निकाला करती थी, कंपनी से निकाला करती थी। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, अब उनकी विदेश नीति, व्यापार नीति और जो सेना को व्यवस्थित करना, उनको मेंटेन करना, ये सब काम किसका था? कंपनी का था। और उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनका काम हुआ था। अब यहाँ पर कंपनी के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो उद्देश्य है वो बदल गए थे। अब वो एक सिर्फ कंपनी ना रह करके, एक व्यावसायिक कंपनी ना बन करके, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनी बनना चाहे, प्रशासनिक कंपनी बनना चाह रही थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंटरवेन इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह भी कंपनी के साथ इस चीज़ के लिए कार्य कर रहे थे। अब जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे पता चला बंगाल की स्थिति के बारे में, ऑफ लूट, मिसगवर्नेंस, माल प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी, ऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल एंड अबव ऑल द रूल विच हैड थ्रोन एस इंटायर सेटअप इन बंगाल आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर बंगाल में इतना विरोध हुआ, वहाँ पर लूट मच गई, प्रशासन व्यवस्था बिगड़ गई, जिसके कारण जिसकी पूरी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ पर पड़ गई थी, जो कि विशासन प्रणाली के कारण हुआ था। फिर यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस पूरे कंपनी की इस एक्टिविटी के लिए बहुत उसको हल करने की कोशिश करी और फाइनेंशियली भी उसको बहुत नुकसान हुआ था। उसके कुछ कारण थे, उसको ध्यान में रखते हुए ईयर 1773 में एक एक्ट पास हुआ था, एक अधिनियम पारित हुआ था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास की थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था टू रेमेडी द ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड था टू रेक्टिफाइड द कॉज ऑफ कंपनीज मिसगवर्नेंस इन इंडिया। ये दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित की थी, बट इसे स्टेबलाइज्ड होने में 1 साल का समय लगा और ईयर 1774 में ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था इसका। फिर है प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। क्या इस अधिनियम के क्या बिंदु थे, किस आधार पर ये एक्ट लगाया गया था? द एक्ट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर टू सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। नई एक प्रशासनिक कार्य क्षमता, कार्य व्यवस्था के साथ में ये अधिनियम बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में लगाया गया हुआ था। और ये वहाँ पर लगाया हुआ था और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जो है एक स्वतंत्र थे। बस इस एक्ट के आधार पर उनकी स्वतंत्रता जो है वो छिन गई थी। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग जो था, अब वही गवर्नर जनरल बन चुका था मद्रास के लिए भी, बंगाल में भी और मद्रास में भी। 4 मेंबर काउंसिल वॉज फॉर्म टू हेल्प द गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे 4 लोगों की सदस्य का परिषद बनी थी जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करती थी। और ये गवर्नर जनरल जो था वो चीफ था किसका? मिलिट्री का और नॉन मिलिट्री अफेयर, मतलब जितने भी सेना संबंधी और सेना से हटके भी जितने भी कार्य थे उनका ये मुखिया था। ही हैड द राइट टू डिक्लेयर वॉर्स एंड साइन ट्रीटीज। इसके पास पूरा अधिकार था, युद्ध लड़ने के लिए भी पूरा अधिकार इसके पास में था। और साथ में अगर कोई संधि प्रस्ताव पारित हो रहा है तो उसके लिए भी ये स्वतंत्र था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो गवर्नर जनरल के जितने भी कार्य उनको देखते थे, उसकी काउंसिल को देखते थे। वो परिषद के जो लोग थे उनके साथ में ये कार्य करते थे। और इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी जो कि कलकत्ता में थी। और जितने भी आधिकारिक और कर्मचारी थे कंपनी के, इस एक्ट के आधार पर कार्य करते थे और उनकी जो सैलरी यानी कि तनख्वाह थी वो बहुत उच्च वेतन पाते थे। और साथ में उन्हें कुछ तोहफे भी मिला करते थे, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, उपहार, ये सारे उन्हें मिला करते थे। लेकिन ये जो एक्ट पारित हुआ था इसके नुकसान भी थे, कुछ डिमेरिट्स भी थे। सबसे पहला ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस कंपनी के अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करता था।
There was possibility of improvement in the company's working style, but soon its demerits surfaced. सोचे थे कि शायद कंपनी जो है उसके कार्य करने की जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो है इसके नुकसान इतने थे जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रही थी. गवर्नर जनरल हैज़ एंड हिज काउंसिल ऑफन डिसएग्रीड. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक अ डिसीज़न. कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी और जिसके कारण निर्णय लेना कठिन हो रहा था. गवर्नर जनरल वॉज उसकी जो स्वतंत्रता थी वो भी छिन गई थी. द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बट इट्स जुरिडिक्शन वॉज नॉट फिक्स. सुप्रीम कोर्ट तो लगाई गई हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसका जो न्याय होना था, जो उसकी न्याय प्रणाली थी वो फिक्स नहीं थी. और इसके साथ में जो कंपनी के अधिकार, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के अधिकार थे वह भी स्पष्ट नहीं थे, जिसके कारण इस एक्ट, इस अधिनियम के कुछ नुकसान झेलने पड़े. फिर इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1784 में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद में लगाया गया था 1784, और इसे प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने पास किया था. इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. दिस एक्ट वाज this act was passed by British प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट. ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन 1784 इज नोन एज पिट्स, जो कि 1784 में एक अधिनियम लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, एक बहुत ही अच्छे नियंत्रण के लिए, पूरे कंपनी के जितने भी कार्य हैं उन पर नियंत्रण के लिए और उस पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है. इसके प्रमुख कुछ विशेषताएं भी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कुछ विशेषताएं थी, जिसमें से सबसे पहला था, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उन पर पूरा इनका नियंत्रण रहना. और इस जो इसमें 6 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया था. फिर कंपनी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो जो भारत की सरकार है या जो यहाँ के प्रशासन है और कोर्ट और डायरेक्टर्स है उनके साथ में उनको निर्देशित करेगी और नियंत्रित करते हुए कार्य करेगी. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोल एंड अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी एंड रेवेन्यू. साथ में भारत की प्रशासन जो प्रशासक हैं, सेना है, लगान है, इनके साथ पे भी इनके कार्य के पूरा उसका नियंत्रण होगा. साथ में जो बोर्ड है उसके पास में समय समय पर निरीक्षण करने, निर्देश देने और पूरे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार था उसके पास में. द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द वेलफेयर इन इंडिया. यहाँ पर ये जो अधिनियम लगाया गया था रिस्ट्रिक्ट करता था, यानी कि ये रोकता था ये कंपनी को भारत देश के वेलफेयर के लिए कार्य करने के लिए. द एक्ट क्लियरली मैंशन दैट एक्सपेंशन ऑफ रूल वॉज अगेंस्ट द पॉलिसी, ऑनर एंड विल ऑफ द नेशन, बट द इंग्लिश फ्लूटेड इट. फ्रॉम 1784 द गवर्नर जनरल बिकम द रियल रूलर ऑफ इंडिया. ही गवर्न द कंट्री थ्रू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड जुडिशरी. साथ में ये जो अधिनियम लगाया गया था इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि जो शासन का विस्तार, जो शासक है उसका विस्तार जो है वो पॉलिसी, नीति, सम्मान और उसके उद्देश्य, देश के उद्देश्य से हट करके है. इंग्लिश फ्लूटेड इन. सब 1784 में जो है गवर्नर जनरल ही भारत का एक प्रमुख शासक बन के रह गया था, रियल रूलर बना हुआ था गवर्नर जनरल, और वही पूरे देश पर, चाहे वो सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी पर उसका ही अधिकार हुआ करता था.